तो नेशनल इनकम में कल मैंने आप लोगों को बताया था ग्रॉस, नेट, नेशनल, डोमेस्टिक और मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट। 3 टर्म्स के बारे में हम लोगों को 12th में डील करना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था ग्रॉस और नेट क्या होता है। देखो, जो बड़ा है उसको मैंने इस साइड में लिख दिया है भाई। ग्रॉस और नेट में ग्रॉस बड़ा है, नेशनल डोमेस्टिक में नेशनल बड़ा है, मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट में मार्केट प्राइस बड़ा है। हम अगर कोई टर्म लिखते हैं तो हमने लिखा ऐसा, तो इसको आप क्या पढ़ोगे? शुरू वाला टर्म ग्रॉस या नेट का होता है तो जी दिख रहा है मतलब ग्रॉस का है। दूसरा वाला टर्म नेशनल या डोमेस्टिक का होता है तो सेकंड टर्म जो दिख रहा है वो डी फॉर डोमेस्टिक का हो गया। थर्ड टर्म पी को छोड़ दो, वो प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड के लिए अगर प्रोडक्ट मेथड है तो पी, इनकम मेथड है तो आई और एक्सपेंडिचर मेथड है तो ई। अगर यही क्वेश्चन हम सॉल्व करते एक्सपेंडिचर मेथड से और हम अपनी कंट्री का जीडीपी निकालते तो उसको किसी किसी बुक में जी डी ई भी लिखा मिल जाएगा। तो आप उसमें कंफ्यूज मत होना, मतलब वो आई लिखे चाहे ई लिखे चाहे पी लिखे, है वो पी ही, है वो पी ही, वो मेथड के लिए रहता है। तो उसको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। किसको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है? ये पी को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो इसके बाद मार्केट प्राइस लिखा है, एमपी लिखा है, मतलब वो या तो मार्केट प्राइस है थर्ड नंबर का, या तो एफसी लिखा होता तो फैक्टर कॉस्ट है। कल मैंने आपको 2 टर्म्स ऊपर के समझाए थे, जो था ग्रॉस और नेट। हम पढ़ रहे हैं नेशनल इनकम। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, मान लो 100 ने 1.5 लाख की गाड़ी खरीदी थी और आज उसकी कीमत 1 साल बाद 80,000 रुपये हो गई। तो ये कीमत जो कम हुई है वो क्यों हुई है? ज़रूर इतने रुपए का उसने क्या कर लिया? फिक्स्ड कैपिटल का कंजप्शन कर लिया। क्या कर लिया है? कंजप्शन कर लिया फिक्स्ड कैपिटल का। इसको हम डेप्रिसिएशन भी कहते हैं। तो 70,000 रुपये की कीमत क्या हो गई बेटा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से माइनस हो गई, तो क्या आ गया? नेट इन्वेस्टमेंट आ गया। सिमिलरली अगर नेट से आपको ग्रॉस में जाना है तो आपको 70,000 के डेप्रिसिएशन को क्या कर दो? प्लस कर दो। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर ग्रॉस से नेट में जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, और नेट से ग्रॉस में आना है तो डेप्रिसिएशन प्लस कर दो। आज तूने जो गाड़ी खरीदी वो 1.5 लाख की थी, वो उसकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, और 1 साल बाद उसकी कीमत बचेगी कितनी? जो भी कीमत बचेगी उसको हम क्या बोलेंगे? नेट इन्वेस्टमेंट। क्या बोलेंगे? नेट इन्वेस्टमेंट। तो जितने रुपए से तेरी कीमत कम हुई, मतलब इन्वेस्टमेंट की कीमत कम हुई, वही डेप्रिसिएशन है। मतलब पहले तेरी मोटरसाइकिल ब्रूम 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 1.5 लाख की थी, अभी वो ब्रूम ब्रूम को बेचने जाएगा तो 80 में बिकेगा। तो 70,000 से तेरे मशीन की कीमत क्या हो रही है? तो वो क्या है? बस वही तो बोल रहा हूँ। तो ग्रॉस से नेट में जाने के लिए क्या करेगा? माइनस डेप्रिसिएशन। और नेट से ग्रॉस में आने के लिए क्या करेगा? दूसरा लिखा हुआ है और उसी चीज़ को फॉर्मूले मैंने लिख दिया कि भाई डेप्रिसिएशन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट, 1.5 लाख माइनस 80, 70,000 का क्या आ गया? डेप्रिसिएशन आ गया। दूसरा टर्म था बेटा तेरा नेशनल से डोमेस्टिक। नेशनल या डोमेस्टिक, एन फॉर नेशनल, एन फॉर डी फॉर डोमेस्टिक होता है। तो बेटा क्या होती है नेशनल इनकम और क्या होती है डोमेस्टिक इनकम? नेशनल इनकम को हम बोलते हैं एनएनपीएससी। क्या बोलते हैं? इसका फुल फॉर्म है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपीएससी। और डोमेस्टिक इनकम को हम बोलते हैं एनडीपीएससी। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। बेटा ये क्यों बोलते हैं ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। क्या चीज़ बाद में समझाऊंगा? बोला क्यों नेशनल इनकम को एनएनपीएफसी ही कहा जाता है, जबकि अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास में कितने सारे टर्म है? जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी। जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी। फैक्टर कॉस्ट के 4 और मार्केट प्राइस के 4। आखिर इसमें से ये भाई साहब को डोमेस्टिक इनकम क्यों बोला जाता है और ये भाई साहब को नेशनल इनकम क्यों बोला जाता है, बाकी किसी को नहीं? ऐसा क्यों? तो ये वाला बात हम बाद में समझेंगे। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ये जो बता रहा हूँ ना, ये जो 8 टर्म लिखा है ये एग्रीगेट चैप्टर का है, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। मैं नेशनल इनकम पूरा यूनिट पढ़ा रहा हूँ, मतलब शुरू के 4 चैप्टर इस कॉन्सेप्ट में कवर अप हो जाएंगे
अभी मैं न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूँ, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम या कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, जो आपके में 6 से 8 नंबर का आएगा एग्जाम में। समझ में आई बात? तो मैं सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहा हूँ कि क्या टर्म्स यूज़ होंगे, ताकि वो टर्म्स क्लियर हो तो क्वेश्चन बनाते बने। 3 मेथड के अभी क्वेश्चन सिखाऊंगा, प्रोडक्ट का एक, इनकम का एक और एक्सपेंडिचर का एक। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये नेशनल से डोमेस्टिक का क्या लेना देना है। देखो, नेशनल और डोमेस्टिक का लेना देना कुछ ऐसे है कि ये भारत, इंडिया है मान लो, इंडिया में जो भी कमाई विदेश से कंपनी कमा के लाती है हमारे भारत में, जैसे पतंजलि, जैसे रिलायंस, जैसे टाटा कम्युनिकेशन, जैसे विप्रो एक्सेट्रा, ये सारी कंपनी क्या है? इंडियन कंपनी है। पर क्या इंडिया में बस इसका बिजनेस चल रहा है? क्या इंडिया बस में इसका बिजनेस चल रहा है? रामदेव बाबा का दंत कांति तो अमेरिका में भी यूज़ होता है, और सबसे ज़्यादा बिकने वाला टूथपेस्ट अब बनने वाला है क्या? दंत कांति। वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिक रहा है, हाईएस्ट सेल्स है। क्यों भाई, सुनाई दे रहा है गोपाल जी? तो भाई ये जितनी भी कंपनियां हैं, ये क्या है, हमारी कंट्री के अलावा भी और भी कंट्री में काम करती हैं, प्रोडक्शन करती हैं और वहाँ सामान बेचती है। तो वहाँ से जो भी पैसा वो कमा के ला रही है, अंत में इनका हेड ऑफिस कहाँ है? भारत में। तो वो जो भी पैसे कमा के लाएगी उसको हम क्या बोलते हैं? फीफा। क्या बोलते हैं? फीफा। फीफा का मतलब होता है फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हमने बोल दिया फीफा। मान लो इस साल में कितने रुपए आ गया? 100 करोड़ रुपए आ गया फीफा के रूप में। सिमिलरली भारत में भी ऐसी कंपनी जो विदेशी कंपनी है, जिसको हम एमएनसी बोलते हैं, जैसे डोमिनोज इंडिया, साउमी, बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स, वन प्लस, वीवो, ओप्पो या बर्गर किंग एक्सेट्रा, बहुत सारी है, मैंने कुछ नाम लिखा। ऐसी और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो भारत में रह के व्यापार करके भारत से पैसा कहाँ ले जाती है? विदेश में पैसा ले जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं? फॉरेन इनकम टू अब्रॉड। क्या बोलते हैं? फीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉरेन इनकम टू। बेटा ये टू बस का खेल है, वहाँ फ्रॉम था और यहाँ टू है, इतना ही अंतर है। एक शब्द से उसका भावार्थ चेंज हो गया। ये टू और बाय बहुत कंफ्यूज करेगा इस साल इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में जो एग्ज़ाम में आएंगे। तो कृपया करके प्रीपोजिशंस का, अंग्रेजी के प्रीपोजिशन का विशेष ध्यान दें। एग्ज़ाम में आप शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे, पर क्वेश्चन में तो फुल फॉर्म में देगा। अब उस क्वेश्चन में अगर आप गलत देख लिए तो अभी बताऊंगा मैं कहाँ पे आप कंफ्यूज होगे ना, उसको अभी तुरंत बताऊंगा। तो मान लो 70 करोड़ यहाँ से चला गया, तो आप एक चीज़ बताओ, अगर मैं देश की इनकम, जो भी मैंने देश में कमाया, उस देश की इनकम में जो मैं विदेश से पैसे कमा रहा हूँ, अगर उसको जोड़ दूँ, ऐड कर दूँ, और जो यहाँ से कमाई बाहर को चले जा रही है उसको क्या कर दूँ? माइनस कर दूँ, तो ऐसा करने में क्या होगा? मेरी नेशनल इनकम निकल जाएगी। तो मैं इतना पंचायत क्यों करूँ? मैं एक काम करता हूँ ना, 100 को प्लस करने की जगह 70 को माइनस करने की जगह 100 माइनस 70 करके सीधा 30 प्लस कर दूँ। आ रहा हूँ, एक मिनट ना। तो बैठ के जूता पहना हूँ तो उतार ले, गाड़ी किनारे लगा ले। आ जाओ बेटा, लो गाड़ी लिया नहीं, बाहर खड़ी उसकी गाड़ी देखो अपना। लड़का मस्त गाड़ी लिया है, जिन्हें वहाँ के बाहर खड़ी है। मैं बताऊंगा कब यार
है सब। हाँ सब खा लिए भाई, थैंक यू। बची हो उसको रखो। हाँ दूसरे को देने मैं एक नहीं 3 खाया। और खा लो नहीं बिल्कुल। मैं मैक्सिमम 3 खा सकता हूँ। इसके बाद अगर खाऊंगा तो मेरे को गड़बड़ हो जाएगा। अरे मैं तो सीधा हम लोग बताओ ना रास्ते में वो होटल में खाना भी एक खा के चीज मैंने देखी, जो मुंह को मीठा लगे ना वो शरीर को गड़बड़ करेगी, और जो मुंह को कड़वी लगे ना वो शरीर को शरीर को अच्छा करेगी। मतलब यहाँ और यहाँ का रिलेशन बहुत उल्टा है। हाँ भाई, पता तो पहले से था, पर अनुभव और एहसास इस चीज़ का अभी अभी हुआ कुछ समय पहले। हाँ, तब तो डायबिटीज़ होता है लोगों को, पता तो होता है, फिर भी क्यों होता है डायबिटीज़? क्या वो लोग पढ़े लिखे नहीं है? पढ़े लिखे तो सब है, जानते सब हैं, फिर क्यों होता है? मुंह और मन को कंट्रोल करने वाला चाहिए। अब डॉक्टर क्या बोलता है कि धूम्रपान और दारू पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। खुद पीता है भाई। तेरे को पता है, मैं बड़े बड़े डॉक्टर्स को देखा, उन लोग ना भाई जब तक इतनी रेड वाइन नहीं पियेंगे ना, उन लोग ऑपरेशन नहीं कर पाते। क्या बोलते हैं, इतना खून ऐसे काटेंगे तो पस से फेंका रहा है, एकदम वो हो रहा है। उसको हम लोग हार्ट तक कर रहे हैं, मालूम? पल्मोनरी ब्लॉक्स क्या क्या होते हैं उसको ठीक कर रहे हैं, इधर से उधर जोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो जाएगा नहीं अंदर। तो भाई वो लड़का भी पी रहा है और मैडम, डॉक्टर मैडम वो भी थोड़ा सा पी रही है। मैं ऐसे देख रहा हूँ, मैं ऐसे, और बड़े हॉस्पिटल, नाम नहीं ले सकता, रिकॉर्ड हो रहा है, नाम बस नहीं लो, मैं ऐसे देख रहा हूँ ऐसे एकदम मैं चौक में एकदम मतलब नहीं पता था सही में वो लोग पीते हैं। हाँ पीते, ये तो पता था, पर ऑपरेशन करते में पीते हैं। मैं रियलिटी में जब देखा ना, रायपुर के किसी बहुत बड़े हॉस्पिटल का नाम मत लेना प्लीज़, देखा मैं असलियत में देखा, और मेरे ही घर के लोग का ऑपरेशन करे थे, मतलब रिलेटिव का। और मैं देखा ऐसी, अब मैं तो तभी जाऊँगा ना हॉस्पिटल, मेरा क्या काम हॉस्पिटल में, मैं देखा नहीं चला भाई, खतरनाक रहते हैं अंतिम, और खुद कर रहे तो वो लोग पढ़े लिखे तो पर सब कर रहे। चलो यहाँ देखो, तो 100 करोड़, भाई ओ भाई 100 करोड़ रुपए जोड़ दिया, 70 करोड़ माइनस कर दिया, तो ऐसा करने में क्या हो गया? ऐसा करने में क्या हो रहा है? एक तरफ तो जोड़ रहा हूँ, दूसरी तरफ घटा रहा हूँ। क्यों ना एक चीज़ निकाल लूँ जिसका नाम है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA या NFI। तो ये कैसे निकल जाएगा? 100 माइनस 70 करके 30 करोड़ आ जाएगा, मतलब फीफा माइनस फीटा। तो ये 30 करोड़ को मैं क्या करूं बेटा, देख, डोमेस्टिक इनकम मान ले मेरी, डोमेस्टिक इनकम जो मेरी बेटा कितनी है, 700 करोड़ है। मुझे नेशनल इनकम निकालना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? NFI को 30 करोड़ का जोड़ना पड़ेगा। अगर उस 700 करोड़ में मैं ये 30 करोड़ जो निकाला था डिफरेंस, उसको जोड़ दूँ तो क्या आ जाएगा मेरा? नेशनल 730 करोड़ आ जाएगा। क्या बोला, समझ में आया? और अगर नेशनल से मेरे को डोमेस्टिक में जाना है तो वही 30 करोड़ को मेरे को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा NFI को। ये समझ में आया आप लोग को? अब आगे देखिए, अगर मैं बोलता हूँ मार्केट प्राइस, क्या बोल रहा हूँ मैं? मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, हाँ फ़ोन कर दे। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। बेटा फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सामान को बनाने में कितना रुपए खर्चा आया, प्लस जो प्रॉफिट उसने जोड़ा होगा। इसको एग्जांपल से समझो, 100 करोड़, 100 नहीं ज़्यादा हो जाएगा, 100 रुपये का सामान है, 30 रुपये का प्रॉफिट भाई साहब ने जोड़ा, टोटल फैक्टर कॉस्ट कितनी हो गई प्रॉफिट जोड़ के? 130 रुपये हो गई। तो बेटा फैक्टर कॉस्ट कितनी है? 130 रुपये। अब इस पे सरकार लगाती है GST। क्या लगाती है? GST लगाती है। सरकार बोलती है कि 130 रुपये में
12% का हमको जीएसटी चाहिए। अभी हम अमाउंट को हाँ गए निकाल लेते हैं एक बार, कितना आ रहा है देखिए। 130 इंटू 12 कितना होता है? 130 इंटू 12 1300 और 15 रुपये 6 पैसा। कितना रुपए होता है? 15 रुपये 6 पैसे का सरकार टैक्स लगाती है। और क्योंकि सरकार बोलती है आप ये जो सामान बना रहे हो ना ये सोलर पैनल है, तो ग्राहक को इतना रेट मत लगाओ। हम क्या करते हैं, हमारे टैक्स पे आपको 6 रुपये की 5 रुपये 6 पैसे की छूट दे देते हैं। क्या दे देते हैं? डिस्काउंट। सब्सिडी दे देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? सब्सिडी बोलते हैं। सब्सिडीज DIES भी लिख सकते हो, सब्सिडी भी लिख सकते हो, ये दे देते हैं। तो अब बताओ मार्केट प्राइस कितनी हो गई उस सामान की? 130 रुपये सामान की कीमत थी, जिसमें आप 15 रुपये 6 पैसा जोड़ोगे और सब्सिडी का 5 रुपये 6 पैसा माइनस करोगे, तो कीमत कितनी हो गई? 140 रुपये आ गया आपका क्या? मार्केट प्राइस। तो आपने क्या क्या किया है? आपने किया फैक्टर कॉस्ट, आपको निकालना था मार्केट प्राइस। आपने क्या किया? फैक्टर कॉस्ट में प्लस GST। अब बेटा GST को हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि ये डायरेक्टली कंज्यूमर के ऊपर सीधा नहीं लगा करके सरकार रिटेलर के थ्रू ले रही है। मतलब मैंने दुकानदार से टैक्स ले लिया और दुकानदार को बोला भाई तू चिंता मत कर, तेरे जेब से नहीं जाएगा, तू भी ये पैसा किससे वसूल कर लेना? कंज्यूमर से। तो अल्टीमेटली ये टैक्स भर कौन रहा है? कंज्यूमर भर रहा है। तो कंज्यूमर किसको भर रहा है ये टैक्स? ये रहा कंज्यूमर। ये किसको टैक्स भर रहा है? ये भर रहा है रिटेलर को। रिटेलर को दे रहा है पैसा पूरा 140 रुपये, और उस 40 रुपये में 10 रुपये रिटेलर किसको जमा कराएगा? गवर्नमेंट को जमा कराएगा। तो क्या ये कंज्यूमर डायरेक्टली भरा टैक्स? नहीं। अगर डायरेक्टली भरता तो डायरेक्ट टैक्स होता। डायरेक्ट भी भरता है कंज्यूमर एक टैक्स, उसको हम इनकम टैक्स बोलते हैं, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। तो जो सीधा जमा हो वो डायरेक्ट। पर ये क्या हो रहा है? किसके थ्रू हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ बिजनेसमैन, रिटेलर, होलसेलर के थ्रू जमा हो रहा है। इसलिए इस टाइप के टैक्स को हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। ये डायरेक्टली गवर्नमेंट को ना जमा होकर रिटेलर के थ्रू हो रहा है जमा गवर्नमेंट को, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। ठीक है। तो अभी GST को मैंने क्या बोल दिया? इनडायरेक्ट टैक्स बोल दिया। और इनडायरेक्ट टैक्स मैं जोड़ रहा हूँ, मतलब कितने रुपए का टैक्स जोड़ रहा हूँ? 15 रुपये 6 पैसे का। और क्या माइनस कर रहा हूँ बेटा? सब्सिडी माइनस कर रहा हूँ 5 रुपये 6 पैसे की। तो मेरा क्या आ जा रहा है? मार्केट प्राइस आ जा रही है। क्यों? ठीक बात है कि नहीं है? ये कितने का था? फैक्टर कॉस्ट 130 का। फैक्टर कॉस्ट में प्रॉफिट जुड़ा रहता है, ध्यान रखना, है ना। तो बेटा क्यों ना एक काम करूँ, मैं इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ दूँ और सब्सिडी को माइनस कर दूँ और बना दूँ क्या? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे NFY बनाया था ना, ऐसी NIT बना दूँ। क्या बना दूँ? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। कितना टैक्स लगा सब्सिडी के ऊपर? कितना टैक्स लगा सब्सिडी के ऊपर? कितना लगा था भाई? 10 रुपये लगा था। 10 रुपये कैसे निकल रहा था? 15.6 माइनस 5.6। मतलब इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या हो गया? नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या हो गया? नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। क्या ये समझ में आया कि आप जो इनडायरेक्ट टैक्स 15.5 रुपये का लग रहा है माइनस 5.5 रुपये सब्सिडी का कर दो, तो नेट कितना टैक्स लगा सब्सिडी के ऊपर? व्हाट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स? नेट कितना इनडायरेक्ट टैक्स लगा सब्सिडी के ऊपर? बोलो क्या? नेट इनडायरेक्ट टैक्स सब्सिडी के ऊपर कितना लगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्स सब्सिडी के ऊपर कितना लगा? अब अगर आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? मार्केट प्राइस बड़ा है भाई, फैक्टर कॉस्ट छोटा है, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा क्या? NIT। इसको मैं आपको नहीं समझ में आया होगा, आप बोलोगे है ना, थोड़ा सा डाउट गया। तो एक काम करो, मार्केट प्राइस हमारा ऊपर में कितना था? 140 था। ये देखो दिख गया पक्का? मार्केट प्राइस था 140 रुपये, तो मैं यहाँ लिख दिया 140 रुपये। मुझे निकालना है फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट कितना था हमारा? देखो फैक्टर कॉस्ट था 130 रुपये, दिखा? ये निकालना है, तो 140 से 130 निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? -10 करना पड़ेगा। ये -10 किस चीज़ का हो रहा है बताओ?
नेट इनडायरेक्ट टैक्स का। ये -10 किस चीज़ का हो रहा है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स का। इसका मतलब क्या प्रूफ हुआ? इसका मतलब ये प्रूफ हुआ कि मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए NIT माइनस करना पड़ रहा है। और NIT कैसे निकलता है ये देखो, +15 6 पैसा -5 6 पैसा। समझ में आया? तो सॉरी मुझे ये बताना, अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में आने तो क्या करना पड़ेगा? प्लस NIT। बस इतनी सी बात है। अब आप लोग का एक काम है, अगर कॉपी नहीं रखे तो अगल बगल पेज में लिख लो, पीछे से उठा लो, कहीं से कोई कॉपी होगी उसमें लिख लो, या ऐसे ही सोचते रहो, पर ये काम करो जैसा आपका मन। आप इसके साथ लिख लो, ये लो पेन। तू कर लेना उसके साथ मैं सोच आपको ये गिवन है GDP MP, आपको वही 3 फॉर्मूले लगाने हैं। आपको ये गिवन है हर केस में। आपको निकालना है GDP MP, GNP, NDP, NNP। GDP, GNP, NDP, NNP। मार्केट प्राइस के 4 और फैक्टर कॉस्ट के 4। अब ये वो टर्मिनोलॉजीज कोई करना। हाँ, नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए नेशनल बड़ा है। बड़ा कौन है? नेशनल। तो बड़े से छोटे में जाने के लिए बड़े में माइनस करेंगे। और क्या माइनस करेंगे? NFI कर दे। तो अब एक तो मैं आपको करके बता देता हूँ, है ना। जैसे ये आपको गिवन है तो मैं क्या करता हूँ, चलो आपके लिए मैं NDP MP निकाल देता हूँ। मेरे पास क्या गिवन है? GDP MP गिवन है मेरे पास, ये बोला है ना क्वेश्चन में। अब बताओ बेटा, पीछे से देख रहा हूँ, ये मार्केट प्राइस है, ये भी मार्केट प्राइस है। कुछ करना पड़ेगा क्या? नहीं। कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये डोमेस्टिक है, ये भी डोमेस्टिक है, कुछ करना पड़ेगा क्या? नहीं। पर ये ग्रॉस है और ये नेट है। बड़ा कौन है? ग्रॉस बड़ा है। ग्रॉस में डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ होता है, और ग्रॉस से जाना है किसमें? नेट चाहिए आपको आंसर में। तो ये अगर बड़ा है तो इसमें क्या करना पड़ेगा? माइनस, तब तो छोटा आएगा। क्या माइनस करूं? जिसको हम और क्या नाम से जानते हैं? कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। चलो बाकी निकालो। जो मैं निकाल के बताया, सब में GDP MP दिया हुआ है, सब में GDP MP दिया हुआ है आपको। तो उससे आपको बाकी सारे टर्म्स निकालने हैं। और बेटा जब बोल रहे हो ना तो पूरा बोलो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ऐसे बोलते जाओ। ये गिवन है, हरे पेन से जो लिखा है वो गिवन है। और पीछे से देखना शुरू करना। माइनस NFI ये करेंगे ना, डोमेस्टिक से नेट में जाने के लिए। डोमेस्टिक से नेशनल, नेशनल पहला वाला टर्म ग्रॉस और नेट का होता है, दूसरा वाला टर्म डोमेस्टिक नेशनल का होता है, तीसरा वाला टर्म मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट का होता है। P का कोई रोल नहीं होता। P फॉर प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, 3 अलग अलग मेथड उसका है। कहाँ? डोमेस्टिक से नेट में जाने नहीं नेशनल। ठीक है, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, देख भेज दूँगा, देख लूँगा। नेशनल डोमेस्टिक नेशनल नहीं, नेशनल इनकम पढ़ा रहा हूँ। सेकेंड में तो नेशनल ही आता है। ओ, नहीं यार। स्टार्टिंग में ग्रॉस और नेट आता है। ओ, ये नेशनल है, तो इसमें जाने के लिए अपन क्या करते हैं, वो करते हैं ना NFI आएगा। क्या मैं बताते जाऊँ? नहीं डोमेस्टिक से तो प्लस का तुझे कोई भी एक तो बना। प्लस का लिखेगा नेशनल डोमेस्टिक नेशनल
बट नेशनल बड़ा होता है, डोमेस्टिक छोटा होता है। तो अगर हम छोटे पे बड़े हैं तो प्लस प्लस। तुम्हारे स्कूल से पिकनिक ले गए क्या अभी? अमृतसर ले गए कि नहीं? अभी अभी आज ही आज लेना है? लेके गए हैं। आज लेके गए ना? 12th वालों को भी ले गए? कोई नहीं गया है। कोई नहीं गया 12th से? 11 से गए हैं। और कौन गया साथ में? कुल 14 लोग तो गए हैं हमारे स्कूल से। सर लोग में कौन गए? पता तो पेरेंट्स चल रहे हैं। वाह वाह। हे देख, हेलो उसको फूक मारी था तो हेलो हेलो। हाँ हो रहा है स्वामी को। हाँ हो गया, मैं घर भी आ गया। मैं नहीं आया हूँ, मैं तो गाड़ी लेके आया हूँ। हेलो। पापा हैं अभी। नहीं मनीष भैया, हाँ मेरे पास तो मार्केट में नहीं हुआ है, लेकिन वो जो चाचा हैं वो फ़ोन नहीं उठाए हैं। एक बार अभी और फ़ोन हाँ। करूँगा उनको, तो उनसे बात कर लूँगा। तो जो रवि चाचा है वो देता है, कुछ नहीं है। तो पूछ लूँगा। हाँ बोलेगा तो फिर मैं आपको नंबर भेज दूँगा भी। ठीक है, मेरे पास तो क्या है अभी माइनस में ही है, लगा हुआ है रहने को तो है, रेडिया में और मार्केट में लगा है। थोड़ा दिन रुकोगे तो मैं ही दे दूँगा। फोटो भेजूंगा। हो लेकिन थोड़ा दिन उसके लिए रुकना पड़ेगा। हाँ। मैं आपको दिखा दूँगा कितने शेयर में कितना लगा है, कितने लॉस है। अभी गिरा है ना मार्केट, तो माइनस में है सब, तो लॉस हो जाएगा बेचूंगा तो अगर एकदम अर्जेंट रहेगा तो वो भी निकाल दूंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि लॉस में मत बेचूंगा। हो तो मैं एक बार चाचा से अभी बात फ़ोन नहीं उठाएं जी, बात होते ही आपको बताऊंगा, ठीक है जी। भैया ये NNP है क्या भैया? ये लास्ट सेकंड जो है NOP, ये NNP ये NDP है, NDP है। डी है ये, डी फॉर डॉग, डी फॉर डोमेस्टिक, सॉरी डी फॉर डॉग बोलते हैं, डी फॉर डोमेस्टिक। बन गया? हाँ अरे ऐसा नहीं लिखना था। हाँ तो नहीं ऐसा नहीं उतना मेरे को चलेगा। समझ में ये आ स्कूल गया। के जैसे ये ऐसा स्कूल नहीं, ये अब हमारी वर्षा मैडम का तरीका है। नहीं एग्ज़ाम में ऐसा लिखेगा तो मार्क्स नहीं मिलेगा। ऐसा जैसा मैं लिखवा रहा हूँ ना, प्लस माइनस ऐसा लिखना पड़ेगा। लिख देते हैं। देखो जैसे GDP MP में कुछ नहीं करना पड़ा, GNP MP में बेटा ध्यान से देखना, सब स्क्रीन में MP का MP है, डोमेस्टिक से नेशनल हो गया। बेटा बताओ बड़ा कौन है? नेशनल बड़ा है। खुशी बड़ा कौन है? ये रहा। पर मेरे पास क्या दिया हुआ है? डोमेस्टिक। अब बेटा मेरे को डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है। किस में जाना है? डोमेस्टिक से नेशनल में। कहाँ गया? ये रहा।
ये डोमेस्टिक से, ये डोमेस्टिक है, ये नेशनल है। डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? प्लस NFY करना पड़ता है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करना पड़ता है। किस में प्लस करना पड़ता है बेटा? डोमेस्टिक में। तो फिर क्या निकल जाता है? नेशनल इनकम निकल जाती है। मतलब मेरे देश की इनकम में, मतलब गांव के अंदर से जो कमाई कर रहा हूँ, उस गांव के इनकम में विदेश से जो कमा के मेरा भाई ला रहा है, अगर उसको जोड़ दूँ तो टोटल मेरा देश मिला के कितना कमाता है वो निकल जाएगा। तो ये रहा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? डोमेस्टिक में प्लस करना पड़ेगा। क्या प्लस करना पड़ेगा? NFYA प्लस करना पड़ेगा, जो मैं बाहर से कमा के लाता हूँ। वाई को आप आई भी पढ़ते होगे किसी किसी बुक में। तो ये प्लस कर दूंगा तो नेशनल बन गया। बाकी ग्रॉस का ग्रॉस है, ठीक है। तीसरा तो मैंने बना दिया था। चौथा बेटा देखो, बेटा मेरे पास मार्केट प्राइस है, कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये डोमेस्टिक है, ये नेशनल है। आप बताओ कौन बड़ा है? नेशनल बड़ा है। तो डोमेस्टिक में मुझे क्या प्लस करना पड़ेगा? NFIA या YA प्लस करना पड़ेगा, तो नेशनल बन गया। अब बेटा बताओ ग्रॉस बड़ा है कि नेट बड़ा है? ग्रॉस बड़ा है। बड़े से छोटे में जाना है तो बड़े में क्या करना पड़ेगा? माइनस। ये तो पहचानना पड़ेगा कि बड़ा कौन है। जैसे ग्रॉस और नेट में बड़ा कौन है? ग्रॉस। नेशनल डोमेस्टिक में बड़ा कौन है? नेशनल। और मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट में बड़ा कौन है? मार्केट प्राइस। तो अगर बड़े से छोटा जाना है तो बड़े में करो माइनस, और छोटे से बड़े में जाना है तो छोटे में करो प्लस। D से N में जाएंगे तो समझ गए? जैसे D से N में जाओगे तो डोमेस्टिक से नेशनल। अब कौन बड़ा है? डोमेस्टिक छोटा है, नेशनल बड़ा है। तो छोटे से बड़े में जाने के लिए छोटे में क्या करना पड़ेगा? प्लस। तो डोमेस्टिक में होगा प्लस। क्या प्लस करना पड़ेगा? NFY। तो क्या बन जाएगा? नेशनल बन जाएगा। अभी समझे? तो पहले तो ये पहचानो कि किस में जाना है, बड़े से छोटा या छोटे से बड़ा। अगर बड़े से छोटा जाना है, अगर बड़े से छोटा जाना है तो बड़े में क्या करो? माइनस करो। और अगर छोटे से बड़ा जाना है तो छोटे में क्या करो? प्लस करो। मतलब छोटे से बड़े में जाना है तो छोटे में प्लस, और बड़े से छोटे में जाना है तो बड़े में माइनस। इजी। इतना समझ में आया? और ग्रॉस से नेट में जाना है तो भैया ग्रॉस बड़ा है तो ग्रॉस में क्या करो? डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा? नेट आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो मार्केट प्राइस बड़ा है, मार्केट प्राइस बड़ा है, इससे मेरे को कहाँ जाना है? फैक्टर कॉस्ट में। तो क्या करना पड़ेगा? मार्केट प्राइस में माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा वो अभी देखते हैं। पर क्या ये समझ में आया कि मार्केट प्राइस बड़ा है भैया? मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में बड़ा कौन है? पक्की बात है? क्लियर है? बता दूं एग्जाम्पल 140 वाला ये रहा, ऊपर ही कहीं होगा। ये देख, ये बड़ा है भाई, ये है, इसमें पहुंचना है तो इससे इसमें जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 रुपये माइनस करना पड़ेगा। अब -10 क्या था? मतलब माइनस NIT। किस में माइनस करना पड़ रहा है? मार्केट प्राइस में माइनस करना पड़ रहा है। तब तो क्या आ रहा है? फैक्टर कॉस्ट आ रहा है। अभी समझ में आया क्या? बस यही बोल रहा था। तो मैंने माइनस कर दिया नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और डोमेस्टिक तो डोमेस्टिक है, ग्रॉस ग्रॉस है, बस। अब यहाँ पे बेटा मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो फिर NIT माइनस कर दो। डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, अब डोमेस्टिक छोटा है, छोटे से बड़े में जाना है तो प्लस। क्या प्लस करूँगा? NFY। शुरू वाला टर्म डेप्रिसिएशन का होता है, सेकंड वाला टर्म NFY का होता है, लास्ट वाला टर्म NIT का होता है। ये कुछ दिन प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आदत हो जाएगा, रिवीजन करते रहना। NDP FC से GDP MP, चलो कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ और सिर्फ बोलेंगे सॉरी भैया, बोलो। कौन सा? GDP MP है सेकंड लास्ट, माइनस NIT। ठीक क्योंकि ऐसा, क्योंकि मार्केट प्राइस बड़ा है और फैक्टर कॉस्ट छोटा है, तो मार्केट प्राइस में हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देते हैं तो फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। डोमेस्टिक का डोमेस्टिक है और ये ग्रॉस है, ये नेट है। ग्रॉस बड़ा है तो ग्रॉस में बड़े में माइनस, तब तो छोटा आएगा। और क्या माइनस करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन। अब लास्ट वाला बताएगा कौन? बताएंगी खुशी। अब बताओ बेटा, ये मार्केट प्राइस है, ये तो बड़ा कौन है?
तो बड़े में क्या करना पड़ेगा कि छोटे में आए? हाँ माइनस गुड। क्या माइनस करना पड़ेगा? नेट माइनस करेंगे। क्या नेट? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। हाँ, और ये डोमेस्टिक है और ये क्या है? नेशनल है। तो बड़ा कौन है? ठीक। आप छोटे में हो तो छोटे से बड़े में जाने के लिए क्या करना पड़ता है? छोटे से बड़े में जाने के लिए क्या करना पड़ता है? छोटे में प्लस। क्या प्लस करना पड़ेगा? क्या प्लस करना पड़ेगा? सेकंड वाला टर्म किसका होता है बेटा? एन एफ वाई ए या आई ए का। और बेटा शुरू वाला टर्म क्या था? ग्रॉस। और यहाँ क्या है? नेट। समझ आ रहा है ना सबको? पक्की बात है। तो ग्रॉस से नेट में जाना है। बड़ा कौन है? ग्रॉस बड़ा है भैया। नेट में आना है तो क्या करना पड़ेगा? ग्रॉस में माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन, जो आप बोल रहे थे। क्या माइनस करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन, बड़े से छोटे में जाने के लिए। अभी समझ में आया? ये आपका फॉर्मूला बन गया। देखो तो क्या याद करना पड़ा? नहीं, हमको समझ में आ गया 3 टर्म से कि कैसे निकलता है। ये एग्रीगेट चैप्टर का पार्ट था। इतना क्लियर हुआ बेटा? जो शुरू वाला टर्म होता है ग्रॉस नेट का होता है, दूसरा वाला टर्म डोमेस्टिक नेशनल का होता है, तीसरा वाला टर्म मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट का होता है। इस पी में कंफ्यूज मत होना, आगे 3 चीज़ इसी के ऊपर बताऊंगा। एक तो बनेगा आपका प्रोडक्ट मेथड, एक बनेगा इनकम मेथड और एक बनेगा एक्सपेंडिचर मेथड। बेटा सुनना ध्यान से, लोग तो बोल देते मेथड बनेगा, मैं बता रहा हूँ क्यों बनेगा। लोग तो बोल देते 3 मेथड है, ये है और ये क्यों है में अंतर होता है। अगर आपको बता दिया जाए ये है, दैट इज़ नोन एज नॉलेज, गेटिंग ऑफ नॉलेज फ्रॉम योर एल्डर्स। एंड वाई इट इज़, अगर ये कोई समझा रहा है, दैट इज़ नोन एज लर्निंग। तो अभी मैं आपको लर्निंग बता रहा हूँ, नॉलेज नहीं। डिफरेंस समझ में आया नॉलेज और लर्निंग में? आपको नॉलेज पूरी दुनिया में CBSE के टीचर्स दे देंगे, लर्निंग कुछ ही टीचर्स देंगे। तो ये लर्निंग इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको सुनो ध्यान से, बड़ी कीमती है। नॉलेज का अचार डलता है, लर्निंग काम आती है। मान लो एक प्रोडक्ट मैं बनाया 100 रुपये का। कितने का प्रोडक्ट बनाया? 100। वो 100 रुपये को मैं हाउस होल्ड सेक्टर को दे दूंगा पैसे। इसको ऐसे समझो, ये रहा जेठालाल और ये रही उसकी गढ़ इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस सेक्टर। 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ भैया, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हाउस होल्ड सेक्टर क्या दे दिया? अपनी पूरी मेहनत लगा दिया, जिसको हम एक शब्द में बोलते हैं फैक्टर सर्विस। क्या लगा दिया? सर्विस। और बदले में अगर इसको कुछ नहीं मिलता तो? अगर आप मंदिर गए, जेठालाल मंदिर गया और मंदिर में अपनी सेवा दे आया, मंदिर में अपनी सेवा दे आया, पैसे वैसे सब लगाया, जूता भी साफ़ कराया वहाँ गुरुद्वारे के बाहर में जा कर के, लंगर भी लगा दिया, सब कर दिया, बदले में आशीर्वाद मिला, पर कुछ कंसिडरेशन मिला क्या? नहीं मिला। इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिलेटरल ट्रांसफ़र। ये क्या बनता है? ट्रांसफ़र बनता है। एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स आर एक्सक्लूडेड टू बी द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। टू बी द पार्ट ऑफ इनकम, टू बी द पार्ट ऑफ इनकम। ये इनकम ही नहीं बनते, ये यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस हैं, दो तरफा नहीं है, एक तरफा है। ट्रांजैक्शन तो तब बनता है, और इनकम हमेशा ट्रांजैक्शन को बोला जाता है जब दो तरफा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बायलेटरल ट्रांजैक्शन बोलते हैं। एक तरफा है तो ट्रांसफ़र और दो तरफा है तो ट्रांजैक्शन। और जब दो तरफा हो रहा है तब वो इनकम बनेगी। मतलब मैंने कुछ दिया तो बदले में कुछ आया, लेन देन की प्रक्रिया जहाँ पे होती है वो इनकम कहलाता है। एक तरफा वाला कभी इनकम का पार्ट नहीं होता है। ये समझ में आया? क्लियर है? तो भाई बिजनेस सेक्टर इसको फैक्टर सर्विस के बदले देता है क्या? फैक्टर इनकम देता है या फैक्टर पेमेंट देता है? वही फैक्टर पेमेंट बोलो, चलो फैक्टर पेमेंट देता है। वही फैक्टर पेमेंट क्या बन जाती है? हाउस होल्ड सेक्टर की इनकम बन जाती है। ये फैक्टर सर्विस देता है, ज़मीन दे दिया, लेबर लगा दिया, कैपिटल लगा दिया और एंटरप्रेन्योरशिप लगा दिया। मतलब अपना नाम दे दिया, जेठालाल गढ़ इलेक्ट्रॉनिक्स नाम दे दिया अपने बिजनेस का। आखिर नाम खराब किसका होगा? अगर बिजनेस में कुछ भी हो तो जेठालाल का होगा, तो अपना नाम दे दिया। ज़मीन के बदले उसको क्या मिल जाता है? रेंट। लेबर के बदले क्या मिल जाता है?
कैपिटल के बदले क्या मिल जाता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले क्या मिल जाता है? प्रॉफिट। ये बदले में 4 चीज़ ले गया, ठीक है। इसके पास क्या आ गया जेब में? इनकम। बेटा सुनना ध्यान से, अब वो जो 100 रुपये में सामान बना के इसके पास तैयार किया था, इसके पास 100 रुपये का क्या बन गया बेटा? गुड्स। तो 100 रुपये में रेंट का मान लो 20 रुपये है, लेबर का 30 रुपये है, ब्याज जो लगाया था उसका 20 रुपये है, लेबर में बेटा सामान रॉ मटेरियल भी जुड़ा है ये मान लो, ठीक है। और 30 रुपये इसका प्रॉफिट का। कितना रुपये हो गया टोटल? 100 रुपये हो गया। पूरा 100 रुपये किसके हाथ में आ गया? इनकम बन करके आ गया बेटा, क्योंकि इनकम में प्रॉफिट भी तो जुड़ा हुआ है ना। ये बात तुम समझो। तुम बोलोगे भैया 100 का सामान बनाया तो 100 रुपये की इनकम है। अरे तो 100 रुपये की इनकम तरह तरह की है। मतलब ये एक आदमी नहीं है, एक आदमी जो किराए पे दिया उसके जेब में 20 रुपये गया रेंट का। एक आदमी उस 100 रुपये के सामान की, अब बोलोगे भैया वो तो सेल वैल्यू है 100 रुपये, तो पूरी 100 रुपये इनकम कैसे बन गई? अरे बेटा तो किसी के जेब में 20 रुपये प्रॉफिट का गया। हाँ जो भी गया था मेरे को याद नहीं, 30 रुपये प्रॉफिट का गया था, 20 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का गया था, ब्याज का। मतलब अगर लोन में लिया है तो लोन में कट गया पैसा, और 20 रुपये रेंट का और 30 रुपये सामान की कॉस्ट थी। ये भी 30 रुपये किसी ना किसी के पास गया होगा, लेबर के पास गया होगा, रॉ मटेरियल खरीदा तो किसी से तो खरीदा होगा, उसके पास गया, वो उसकी इनकम बनी होगी। तो हम ये कह सकते हैं पूरी इकोनॉमी में अगर हम देखें जितने का प्रोडक्ट बना है, जैसे अगर कपड़े की दुकान है तो कपड़े का जो सामान बेच रहा है, तू खरीदा 100 में, बेचा 150 में, 50 आया, इनकम का पार्ट है 50। 100 रुपये अपने दुकानदार को दिया होगा, व्यापारी को, उसमें वो 70 का खरीदा था, 30 रुपये उसका प्रॉफिट, वो इनकम में जुड़ गया, नेशनल इनकम में। 70 रुपये वो अपने ऊपर वाले को दिया होगा, वो 30 से बनाया था, 40 उसका प्रॉफिट हो गया। वो जो 30 से बनाया था वो धागा अगर खरीदने वाले से खरीदा था तो वो 15 का था, तो 15 रुपये उसका प्रॉफिट था। और वो जो 15 का धागा आगा था उसमें वो 10 का बनाया था तो 5 रुपये प्रॉफिट था। और वो जो 10 का बनाया था वो 10 में से 3 का लेबर को दिया था, तो लेबर का वेजेस भी इनकम का पार्ट होता है। वो 4 रुपये का वो जो रॉ मटेरियल खरीद के लाया था, तो जो खदोल के निकाला था या जो सिल्क निकाला था, जो बनाया था, वो उसका खर्चा, वो उसके लेबर का। तो अल्टीमेटली हम तो सभी लोगों को जोड़ रहे हैं ना हाउस होल्ड सेक्टर में, भारत के सभी लोग। तो भाई इसकी टोपी उसके सर, किसी का तो पैसा बना होगा। तो जितने का प्रोडक्शन हुआ उतने पूरे का क्या बन गया? इनकम बन गई। मतलब 100 रुपये का अगर सामान था प्रोडक्शन के अंदर में, तो पूरी 100 रुपये की क्या बन गई? इनकम। हाँ मेरी नहीं तो किसी की, पर देश की तो बनी ना। हम बिजनेस सेक्टर में देश के सभी बिजनेसमैन को बोल रहे हैं, और हाउस होल्ड सेक्टर में सभी देश के सभी हाउस होल्ड सेक्टर को बोल रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ मैक्रो इकोनॉमिक्स रहे हैं। एक इंसान की बात नहीं हो रही, एग्रीगेट में हो रही है। अभी समझ में आया जो मैं बोला? तो भाई निकल गया क्या? अच्छा यही सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम था ना, 2 सेक्टर इकोनॉमी का, ये एग्जाम में आता है 4 नंबर में, ये भी पढ़ा दिया आपको यहीं के यहीं, ठीक है। अब प्रोडक्शन से इनकम कितनी बनी हाउस होल्ड सेक्टर की? बोलो बेटा। प्रोडक्ट था, इनकम, इनकम पूरी 100 की बनी। अरे मेरी नहीं, किसी की तो बनी, बनी तो बनी, क्यों भाई? समझ आया? अब ये इनकम से हाउस होल्ड सेक्टर 2 काम करेगा। ये बोलेगा भाई कुछ पैसा ना मैं सेव कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ? जिसको ना हम इकोनॉमिक्स में सेविंग नहीं बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। या तो इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में लगाएगा, SIP करेगा, फिक्स डिपॉजिट करेगा, सहारा में लगाएगा, डूब गई चीट फंड कंपनी, LIC में लगाएगा, LIC में लगाएगा। तो आखिरकार LIC भी कहाँ लगाएगी वो पैसे को? वापस से कंपनियों में इन्वेस्ट कर देगी, रियल इस्टेट में लगा देगी। मतलब वापस से कहाँ आ गया पैसा? प्रोडक्ट सेक्टर में आ गया, जहाँ पे प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा। अरे रियल इस्टेट वाला भी तो प्रोड्यूसर है, बिल्डिंग का प्रोड्यूसर है, हम तो सभी प्रोड्यूसर को इसमें गिन रहे हैं ना। और अगर मान लो बोझेगा, कंजप्शन करेगा, अरे भाई जीवन जीने के लिए या तो कंजप्शन गुड्स खरीदेगा या तो कैपिटल, इन दोनों की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, चाहे कंजप्शन गुड्स हो चाहे कैपिटल गुड्स हो। मतलब वो एक्सपेंडिचर में 2 चीज़ों का एक्सपेंडिचर करेगा, वो एक्सपेंडिचर में 2 चीज़ों का एक्सपेंडिचर करेगा। अरे हट जा भाई, एक्सपेंडिचर में 2 चीज़ों का एक्सपेंडिचर करेगा, या तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेगा या तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करेगा। एक्सपेंडिचर के अंदर 2 प्रकार के एक्सपेंडिचर हो सकते हैं, कौन कौन से? या तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर, या तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर, या तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब मान लो 100 में से 40 रुपये खर्चा कर दिया, थोड़ा बढ़िया था, सेव करना जानता था, और 60 रुपये को इन्वेस्ट कर दिया, तो भी वापस प्रोड्यूसर के पास कितना रुपये पहुंच गया?
40 रुपये तो सीधा सीधा पहुंच गया। अरे भाई कंज्यूम करेगा तो ये पैसा इसको देगा, ये 40 का सामान इसको देगा। यही तो होता है कि नहीं होता है? जैसे कि ये हाउस होल्ड सेक्टर है, अब बाद में ये सामान खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा? किससे खरीदेगा? बिजनेस सेक्टर से। तो इसके पास जो 100 का गुड्स पड़ा है किसको दे देगा? इसको गुड्स दे देगा, और ये बदले में जो 100 रुपये की इनकम कमाया था क्या कर देगा? रीपेमेंट करने में यूज़ कर लेगा, रीपेमेंट ऑफ गुड्स परचेज्ड। तो इस तरीके से इनकम कहाँ से निकली? बिजनेस से निकली, हाउस होल्ड तक गई, फिर वही एक्सपेंडिचर बन के वापस किसके पास आ गई? इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कि जहाँ से निकली उसी के पास वापस पहुँच गई। एक इनकम का फ्लो इकोनॉमी के अंदर में ऐसा ही चलता है, इनकम का सर्कुलर फ्लो, जिधर से निकला उधर तक वापस पहुंच जाता है। इसकी टोपी उसके सर अलग बात है। जैसे मैं यहाँ सर्विस दिया, कमाया, इनकम आई, खर्चा कर दिया, सौरे की दुकान जाके कपड़ा ले लिया, वापस प्रोड्यूसर तक पहुंच गया। अब हम सारे प्रोड्यूसर्स को तो एक ही हेड में रखा जा रहा है। समझ में आई बात? जैसे सौरे ने दुकान में सामान बेचा, इनकम कमाया, यहाँ आया, सर्विस लिया, इनकम एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट हो गई, मेरे तक पहुँच गया। कुछ पैसा मार्केट में लगा दिया तो कंपनी पहुंच गया, कंपनी भी क्या है? प्रोड्यूसर ही है। तो 100 रुपये प्रोड्यूसर से निकला, इनकम बना, इनकम से एक्सपेंडिचर बन के वापस वो पैसा कहाँ पहुंच गया? प्रोड्यूसर के पास पहुंच गया। और ये जब हम पूरी इकोनॉमी एज अ होल बात कर रहे हैं, एज अ हम इंडियन इकोनॉमी देख रहे हैं, एक इंसान की बात नहीं हो रही यहाँ। प्रोड्यूसर में हम सभी प्रोड्यूसर्स को जोड़ के वो प्रोडक्शन हाउस में रखा जा रहा है, बिजनेस सेक्टर में रखा जा रहा है। और इकोनॉमी में कितने सेक्टर होते हैं? 4। कौन कौन से? हाउस होल्ड सेक्टर, बिजनेस सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और एक और बोलो, गवर्नमेंट सेक्टर। 4 सेक्टर होते हैं। कौन कौन से सेक्टर? बिजनेस सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और गवर्नमेंट सेक्टर। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से फीफा फिटा बनता है, गवर्नमेंट सेक्टर टैक्स वैक्स का काम करती है, ये चोर है, इसकी बात छोड़ो। कई बार ये यूनिलेटरल भी कराता है। और अगर आप सेविंग घर में रखे हो तो उसको हम बेटा इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते, वो क्या है? लीकेजेस है इकोनॉमी के लिए, क्योंकि उससे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम टूट जाएगी। नाम नहीं लूँगा, एक सिंधी थे, बहुत माननीय थे हमारे यहाँ के, हमारे गांव के, नाम नहीं लूँगा बस, ठीक है। वो क्या करते थे, इसमें से जो 60 रुपये ना उसको तिजोरी में लॉक करके घर में रख लेते थे, तलघर में ऐसे बना के पैसा जमा करके, क्योंकि दिखाएंगे तो टैक्स भरना पड़ेगा। तो क्या वो इकोनॉमी में वापस पहुँच रहा है क्या पैसा? ऐसी सेविंग को बेटा हम क्या बोलते हैं? या तो ब्लैक मनी बोलते हैं, क्योंकि ये ब्लैक मनी क्या होता है? काला नहीं हो जाता पैसा बेटा, अनपेड टैक्स अमाउंट ऑफ मनी, जिसके ऊपर टैक्स नहीं पटा हुआ है, जिसको आप इनकम टैक्स में शो नहीं करे, और इसको हम इकोनॉमी में क्या बोलते हैं? लीकेजेस बोलते हैं, जो सर्कुलर फ्लो को तोड़ता है। और अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ गई, गवर्नमेंट ने कहीं से लोन लेके पैसा लगा दिया, फॉरेन से कुछ पैसे आ गए, हमारी इकोनॉमी में बढ़ गया पैसा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंजेक्शन, पंप हो गया, इंजेक्शन फॉर द इकोनॉमी। जिससे पैसा क्या हो गया? बूस्ट हो गया, पंप हो गई, हमारी सर्कुलर फ्लो बढ़ जाएगी। यही सर्कुलर फ्लो आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, मोदी जी आए तो भी बढ़ा था, है ना। चाइना में, अमेरिका चाइना का वॉर हुआ, इजराइल लोग का वॉर हुआ, तो उसका इंडिया को फ़ायदा मिलता है। बाहर की कंपनियां, चाइनीज़ कंपनियां जो अमेरिका की थी, बहुत सारी एप्पल वो सब कहाँ के खोले, हज़ारों करोड़ों रुपए भारत में लगाए, तो उनका इन्वेस्टमेंट भारत में आया, तो जितना पैसा वो बाहर से लगाए, सबसे बेस्ट एग्जांपल वर्धा आया, बाहर से चाइनीज़ पैसा लाया, इंडियन मार्केट में लाया, हम लोगों को रोज़गार दिया, हमारी ज़मीन खरीदी, अकलतरा में उस समय से पैसा बढ़ा, लोग और अब यहाँ करोड़पति बने। कहाँ से बने? तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पंप हुआ कि नहीं हुआ? लोगों की इनकम बढ़ी, कंजप्शन बढ़ा, एक्सपेंडिचर बढ़ा, इकोनॉमी आगे बढ़ रही है। ये तो समझा रहे बेचारे इकोनॉमिक सर्कुलर फ्लो में, इतना कुछ सिखा दे रहे हैं, तुमको क्या लग रहा है सड़ा सा किताब में दिया हुआ चीज़? क्यों सॉरी? तो वापस, अच्छा इसको शॉर्टकट में बोलूँ तो प्रोडक्शन से पैसा निकला, इनकम में गया, इनकम से पैसा निकला, एक्सपेंडिचर में गया, एक्सपेंडिचर से वापस 100 रुपये कहाँ पहुँच गया? प्रोडक्शन के पास पहुँच गया। हाँ, एक्सपेंडिचर में सीधा नहीं पहुँच के कैसे पहुँच रहा है? या तो इन्वेस्टमेंट होके, या तो कंजप्शन होके, पर पहुँच तो रहा है पूरा 100 रुपये। 60 रुपये यहाँ से पहुँच रहा था और 40 रुपये यहाँ से पहुँच रहा था। अब ये 60 रुपये को अगर आप बैंक में रखते हैं FD, तो भी तो पहुँचता। कोई शक इसमें? कोई डाउट हो तो पूछ लो, पक्की बात है। इसीलिए देश का इनकम 100 रुपये है। आखिर इनकम कितना बना था सभी लोगों का? 100 रुपये। अब ये 100 रुपये निकालना है मेरे को, यही 100 रुपये मेरे को कैलकुलेट करना है कि एक साल में मेरा देश कितना रुपया कमाता है। तो मेरे पास निकालने के कितने तरीके हैं? चाहूँ तो मैं प्रोडक्शन को प्लस कर लूँ देश की। सॉरी बेटा, मैं बोल रहा हूँ कि देश के अंदर में जितना भी सामान प्रोड्यूस हो रहा है, अगर उसकी वैल्यू निकाल लूँ
वही इनकम के बराबर होगी, चाहे गुड्स चाहे सर्विसेज। अगर जोड़ दूँ साल भर का तो वो मेथड बन जाएगा प्रोडक्ट मेथड। अगर लोगों की सिर्फ इनकम जोड़ दूँ, मतलब रेंट जोड़ दूँ, इंटरेस्ट जोड़ दूँ, रॉयल्टी जोड़ दूँ, प्रॉफिट जोड़ दूँ, ये सब जोड़ दूँ, तो क्या बन जाएगा? देश की इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकल जाएगी। लोग हो सकता है प्रोडक्शन छुपा लें, लोग हो सकता है इनकम छुपा लें। एक्सपेंडिचर अगर पूरा डिजिटल हो जाएगा तो कैसे छुपाएंगे? मोदी जी इसी कोशिश में लगे हैं कि कैश ख़त्म करो और क्या शुरू करो, यूपीआई शुरू करो, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस। क्योंकि डिजिटल बनेगा इंडिया तो कहाँ से छुपाएगा इंडिया? जब ये पता चल गया तो लोगों के खर्चे पता चल गए। अब तुम कुछ भी हो जाए खर्चा तो नहीं छुपा सकते। अगर इन्वेस्टमेंट करो, आज मेरे पास जुगाड़ है, बोलूँगा नहीं कि सीधा कैश नहीं लगा करके मार्केट में कहीं से लगवा लेता हूँ, तो मेरे पास जुगाड़ है, तो मेरा पैसा एक्सपेंडिचर में नहीं दिख रहा है, वो लीकेजेस है। मतलब नहीं है लीकेजेस, लेकिन लीकेजेस नहीं है क्योंकि वो कहीं से तो लग रहा है ना मार्केट में पैसा, कंपनी तक तो पहुँच रहा है, तो सर्कुलर फ्लो तो है, पर क्या उसमें टैक्स पे हो रहा है? नहीं। मैंने जुगाड़ ढूंढ लिया। लोग ढूंढते हैं, ये सब जुगाड़ होते हैं, लेकिन मेरी बात समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन अगर ये कैश ही ख़त्म हो जाए तो क्या मेरे पास वो ऑप्शन बचा? नहीं। तो मेरे को जग मार के टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आई बात? मतलब कि अगर आप एक्सपेंडिचर से देश की इनकम निकालोगे तो सबसे बेस्ट होगी, उससे भी 100 रुपये ही निकलेगा कि सारे लोगों का खर्चा टोटल कर लो, कंजप्शन भी टोटल और इन्वेस्टमेंट भी। मतलब एक्सपेंडिचर मेथड में ना सिर्फ कंजप्शन देखेंगे बल्कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को भी एक्सपेंडिचर मानेंगे। और इसीलिए मोदी जी इसको ना ऑनलाइन पूरा कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और धीरे धीरे 2035 तक हो जाएगा। और किसी भी इकोनॉमी के लिए सबसे बेस्ट होता है कि वो एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम निकाले। ये तब बेस्ट होता है लेकिन जब उस कंट्री के अंदर में कैशलेस इकोनॉमी हो। तो इसीलिए 3 मेथड बना। क्वेश्चन जरूर आता है, पर ये एग्जाम में मैं देख डाला हाफ ईयरली, क्वार्टरली आएगा। अरे सब तू मेरे बस लेक्चर सुनते जा बेटा, तेरे को क्वेश्चंस यूँ बनेंगे। मैं अपने पढ़ाए हुए हर टॉपिक को इतना डीप में पढ़ा दूंगा कि तेरे को इकोनॉमिक्स में पेपर दिखने के बाद सिर्फ तू मेरे बोले हुए बातों को अगर लिख के भी आ जाएगा तो पूरा मार्क्स मिलेगा। मैं कोई महान नहीं हूँ, मैंने इतने साल से इसके ऊपर रिसर्च किया, मैं यही काम किया हूँ 7-8 साल से, ठीक है। इसलिए तो ये प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड अब समझ में आया क्यों 3 मेथड होता है नेशनल इनकम निकालने का। ये इसका लॉजिक है। लोग बताए होंगे, लोग बताए तो होंगे, मैं इसको समझाया क्यों, ये इसलिए। ये क्लियर हुआ? अब बता रहा हूँ आपको प्रोडक्ट मेथड। बेटा अभी तक तो कोर्स समझो, समझने में, कॉन्सेप्ट समझने में समय लगता है। अब क्वेश्चन तो नहीं बनेगा ना कॉन्सेप्ट, उसके लिए तो न्यूमेरिकल फॉर्मूला देखना पड़ेगा। अब प्रोडक्ट मेथड में आप मुझे बताओ क्या प्लस करूँ, कैसे पता करूँ कंट्री की कितना प्रोडक्शन हुआ है देश के अंदर में गुड्स का और सर्विसेज का, क्या क्या प्लस करूं जिससे पता चलेगा। ऐसे तो लोग के यहाँ जाऊंगा और बोलूँगा भैया कितना समोसा बनाए, तो भगा देगा मेरे को, तो भाई मेरी इनकम निकाल रहा है, भाग यहाँ से। या कितने गुपचुप बेचे, कितना प्रोड्यूस करे, बताएगा क्या कोई असलियत? कोई नहीं बताएगा। लेकिन मेरे को ये तो पता है कि वो दिन भर में कितने की बिक्री किया। हाँ, मेरे को अनऑर्गेनाइज सेक्टर का नहीं पता है, लेकिन वो एक अनुमान तो लग सकता है, एस्टिमेट लग सकता है, गुड। और ये सब कुछ मैं कैसे वैल्यू पे लगाऊंगा? उसकी कॉस्ट कितनी पड़ी वो तो मुझे नहीं पता ना। अरे वो 10 रुपये की गुपचुप 6 दे रहा है, वो उसकी मार्केट प्राइस है। 5 दे रहा है, रिवाइज्ड 5 दे रहा है, ठीक है। मुझे ये पता है, लेकिन वो 5 गुपचुप वो 6 रुपये में बना रहा है, 4 रुपये में बना रहा है, वो मुझे नहीं पता। तो मैं उसकी फैक्टर कॉस्ट नहीं पता कर पाऊँगा, पर मैं उसकी क्या पता कर लूँगा? मार्केट प्राइस पता कर लूँगा कि भैया ये 10 रुपये में 5 गुपचुप बेचता है। ऐसे ही सभी की मेरे को मार्केट की क्या पता चल जाएगी? मार्केट प्राइस। मुझे ये नहीं पता चलेगा कि गोपाल जी कितने में कपड़े खरीद के लाते, पर मुझे ये पता चल जाएगा गोपाल जी बेच कितने में रहे वो कपड़ा, वो तो सबको बता रहे हैं। इसका मतलब मुझे सेलिंग प्राइस पता है, बाइंग प्राइस या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्राइस नहीं पता चलेगी। तो एक स्टैटिस्टिशियन है जो मार्केट में घूम रहा है प्रोडक्ट मेथड से देश की नेशनल इनकम निकालने के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स से, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से, मिनिस्ट्री ऑफ इनकम एंड स्टैटिस्टिक्स से निकला हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स से। वो कलेक्ट कर रहा है, सेंसस ऑफ इंडिया का आदमी है, उसको देश की नेशनल इनकम निकालना है प्रोडक्ट मेथड से। आप ही हो वो इंसान
अब आपको क्या पता चलेगा, लोगों की सेल्स ही पता चलेगा। कैसे कैसे सेक्टर होते हैं, 3 सेक्टर होते हैं भैया, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। तीनों सेक्टर की कॉस्ट नहीं पता चलेगी मुझे, पर क्या पता चल जाएगी, सेलिंग प्राइस पता चल जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तीनों सेक्टर की सेल्स को निकाल लेता हूँ, साल भर में कितने का सामान इन लोगों ने बेचा, वो भी सेलिंग प्राइस पे। मतलब प्राइमरी सेक्टर की कितने रुपए की सेल्स हुई, सेकेंडरी सेक्टर के कितने रुपए की सेल्स हुई, प्लस टर्सरी सेक्टर के कितने रुपए की सेल्स हुई। मान लो प्राइमरी सेक्टर की सेल्स हुई थी 100 करोड़ की एक साल में, सेकेंडरी सेक्टर की सेल्स हुई थी 700 करोड़ रुपए की, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और सर्विस सेक्टर की जो सेल्स हुई थी वो हुई थी 1300 और 700, 1300, 900, 2200 की, 2200 करोड़ की हुई थी। तो कितना हो गया टोटल, जोड़ो। 3,000 करोड़ की सेल्स हो गई साल भर में तीनों सेक्टर के मिला के। अब बेटा सुनना ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये जो प्राइमरी सेक्टर वाले चाचा है ना, इन्होंने एक कोयला बेचा था। हाँ बंद कर लो, बंद कर लो, बंद कर लो। बड़े पापा उधर ले जाओ, जाओ नन्ही उधर जाओ। अब यहीं रहो, अब उधर जाओगे मत जाओ। तो मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको बता रहा था कि ये जो चाचा है ना, एक कोयला बेचते हैं, किसको, वर्धा को। वर्धा एक सेकेंडरी सेक्टर है, मानते हो आप लोग। KSK महानदी पावर प्लांट जो अब बिक गया है, मतलब बिक रहा है, JSW एनर्जी, जिंदल ग्रुप हमारा जो है वही ले रहा है। अब देखो अगर अकलतरा का भी उद्धार हो जाए तो जीवो उद्धार हो जाए तो, है ना। तो देखते हैं होता है कि नहीं होता है ना। तो हमको ये पता है, लेकिन हमको ये पता है, बेटा गेट पूरा बंद कर देने वाला, थैंक यू। हमको ये पता है भाई कि इसको खुले रहने दो, खुले रहने दो, इसको पूरा खुले रहने दो, बड़े हैं लोग। तो हमको ये पता है कि सेकेंडरी सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। इस सेक्टर में वर्धा है, वर्धा KSK महानदी पावर प्लांट, ये बिजली बनाती है। और ये कोयला बेचती कोल इंडिया, कोरबा में है। तो कोरबा की जो प्राइमरी सेक्टर है ना, इसने साल भर में 50 करोड़ का सामान बेचा है। किसको बेचा है, कोयला बेचा है। किसको बेचा है, वर्धा को बेचा है। और वो 50 करोड़ रुपए ये 700 करोड़ की प्राइस में बिजली जो बेचे, मान लो इन लोग, वो जोड़े होंगे कि नहीं जोड़े होंगे उन लोग। मतलब 700 करोड़ में ये 50 करोड़ रुपए का खर्चा जुड़ा होगा। तो एक साइड तो आप सेल्स यहाँ से 100 करोड़ रुपए जोड़ रहे हो, और एक साइड से यहाँ 700 करोड़ जोड़ रहे हो। कायदे से आपको कैसा जोड़ना चाहिए कि इन लोग 700 करोड़ की सेल करे हैं और इन लोगों ने बाहर वालों को 50 करोड़ का बेचा है। ये तो आपस में बेचना नहीं हो गया। ये भाई प्राइमरी सेक्टर का सेकेंडरी सेक्टर को कितने का सामान बेचा, 50 करोड़ का सामान बेचा। 100 करोड़ में से ही तो बेचा। हाँ 100 करोड़ में से बेचा है, 100 करोड़ में से बेचा 50 करोड़ का। किसको बेचा, देख मैंने तेरे को बेचा, मैं भी बिजनेस तू भी बिजनेस, मैंने तेरे को 50 करोड़ का सामान बेचा और कंज्यूमर को 50 करोड़ का बेचा। तो मैंने कंज्यूमर को कितने का बेचा, सिर्फ 50 करोड़ का। अगर मैं जोड़ता हूँ कि मैंने टोटल कितना बेचा, 100 करोड़ जोड़ता हूँ, तेरा भी जोड़ लिया और कंज्यूमर का भी जोड़ लिया, कितने का बेचा, 100 करोड़ का। ये बात समझ में आई। अब तूने भी कंज्यूमर को बेचा 700 करोड़ का, कितने का बेचा, टोटल हम लोगों ने मिला के कंज्यूमर को कितने का बेचा, 750। अगर तू 800 बोलेगा तो फंस गए, क्योंकि मैंने तो कंज्यूमर को सिर्फ 50 का बेचा है। तो अगर मैं प्राइमरी सेक्टर सेल्स बोल रहा हूँ 100, उस 100 में कुछ ऐसी सेल जुड़ी हुई है जो सीधा कंज्यूमर को ना हो के किसको है, तेरे को है। तो अगर मैं 800 करोड़ बोल देता तो डबल काउंटिंग हो जाती। एक बार वो 50 करोड़ तेरे एंड से भी जुड़ा हुआ होता, 700 करोड़ में तो तू वो 50 करोड़ की कीमत वसूलेगा ना भाई, और एक बार वो 50 करोड़ मेरे साइड से भी जुड़ा हुआ दिख जाता।
तो डबल काउंटिंग हो जाती कि नहीं हो जाती? हाँ, इस डबल काउंटिंग से बचने के लिए हमने क्या किया? क्या ये बात समझ में आई भाई? हटा दूँ इसको जो ब्लू पेन से लिखा हूँ। इस डबल काउंटिंग से बचने के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया जिसका नाम है इंटरमीडिएट कंजप्शन। क्या बनाया? इंटरमीडिएट कंजप्शन। उसको माइनस कर दो जस्ट टू रिड्यूस प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम से बचने के लिए। क्योंकि जिस तरीके से तूने मार्केट में बेचा तो तू हो सकता है तू सिर्फ 350 का सामान मार्केट में बेचा हो और 350 का मेरे को बेच दिया हो। तो 50 करोड़ का इस भाई साहब ने इसको बेचा था और 350 करोड़ का इसने बेचा था। मतलब इसने 50 करोड़ का पब्लिक को बेचा, इसने 350 करोड़ का पब्लिक को बेचा 700 करोड़ में से, और इसने तो पूरा बेचा। इसके लिए तो कोई इंटरमीडिएट कंजप्शन है ही नहीं। अरे टर्सरी सेक्टर जो है वो मान लो पूरा मार्केट में ही बेच रहा है, ऐसा मान लो। हो सकता है ये भी कंपनी बेचे, अब उतना डीप में मैं नहीं जा रहा। तो मेरे को क्या माइनस करना पड़ेगा? मेरे को माइनस करना पड़ेगा कि भैया इन लोगों ने पहले टोटल सेल कितने का किया है। इन लोगों ने टोटल सेल किया है, जोड़ो कितना होता है? 3000 करोड़ होता है। तीनों को जोड़ दिया मैंने, कितना होता है? 3000 करोड़। पर ये भाई साहब ने इसको कितने का बेचा था सामान, 50 और ये भाई साहब ने इसको कितने का सामान बेचा था? 3.5। तो टोटल जो इंटरमीडिएट कंजप्शन हुआ वो कितने का हुआ है? 400 करोड़ का इंटरमीडिएट कंजप्शन हुआ है। मतलब ये भाई साहब के 2200 करोड़ में ये 350 करोड़ जुड़ा होगा, और ये भाई साहब के 700 करोड़ में ये 50 करोड़ का खर्चा जुड़ा होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा? एक बार ये 50 करोड़ को और एक बार ये 350 करोड़ को हटाना पड़ेगा, 2600 करोड़ का बेचा, ताकि हमको ये पता चल सके कि हमने पब्लिक को कितने का बेचा। जैसे इसको एक और एग्जांपल समझो, यहाँ तुम हो गए हो कंफ्यूज। इसको समझो, मैंने ब्रेड का पैकेट सीधा मार्केट में बेचा तो वो क्या है? कंजप्शन गुड्स है। मैंने ब्रेड का पैकेट प्रकाश डेयरी नीड्स को बेचा और वो प्रकाश डेयरी नीड्स उसे सैंडविच बना के बेचता है, तो क्या वो ब्रेड का पैकेट कंजप्शन गुड्स हुआ? क्या फाइनल कंजप्शन गुड्स हुआ वो? अरे फाइनल कंजप्शन गुड्स क्या होता है? जो सीधा कंज्यूमर की नीड को फुलफिल करे, जो कंज्यूमर कंज्यूम करे। लेकिन अगर वही गुड, वही ब्रेड मैं प्रकाश वाले को दे दिया और प्रकाश वाला उसका सैंडविच बना के बेचता है, तो प्रकाश वाले के लिए मेरा वो जो गुड बेचा हुआ गुड है, क्या वो कंजप्शन गुड्स है? नहीं, वो क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स। क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स। वो रॉ मटेरियल एक प्रकार का होते हैं। उस रॉ मटेरियल में बटर लगाएगा, आलू भरेगा, सैंडविच बनाएगा, फिर बेचेगा। तो वो जो सैंडविच बेच रहा है उसमें ब्रेड की कीमत नहीं जोड़ेगा। 12 रुपये ब्रेड का पैकेट का रेट था, क्या वो नहीं जोड़ेगा? नहीं, तू बता, नहीं जोड़ेगा। तो मतलब वो अपनी सैलरी में तो ऑलरेडी ब्रेड का कीमत जोड़ा है ना। अब तू मार्केट में पूरी देश की इनकम निकाल रहा है, ये 12 रुपये को इनकम मान ली जो इसको बेची थी, और ये ब्रेड में 60 रुपये ले रही थी 12 रुपये जोड़ के, तो बता 72 रुपये देश की इनकम हुई। डबल काउंटिंग हो गई। क्यों डबल काउंटिंग हो गई? ये 12 जुड़ना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वो 60 रुपये में तो 12 रुपये इसका जुड़ा हुआ है। तो फाइनल गुड जो देश में क्या है वो प्रोडक्शन हुआ ना, इंटरमीडिएट गुड्स थोड़ी ना हुआ। तो वही तो हटा रहा हूँ मैं। समझ में आया भाई? ये जो 12 का सामान बेच रही उसको मैं माइनस करूँ, मतलब ये 12 का बेची प्लस ये 60 का बेची, टोटल कितने का बिका? 72। उसमें से क्या माइनस कर दूं? ये जो इसको 12 का बेची है वो इसका इंटरमीडिएट था, उसको माइनस कर दूं। तो देश ने कितने का बेचा है? 60 का बेचा। अब उस 60 में इसकी सर्विसेज कितने की थी? 48 रुपीज की। 48। और 12 रुपए की सर्विस किसकी थी? इसकी थी। उस 60 में 48 इसका, 12 इसका, 72 बोल देता तो गड़बड़ हो जाता, डबल काउंट हो जाता, 12 दो बार जुड़ जाता, इसलिए एक 12 को माइनस करना पड़ा। अभी समझ में आया क्या? बिल्कुल अच्छे से। अच्छे। बस इसीलिए मैं किसको माइनस कर देता हूँ? इंटरमीडिएट कंजप्शन को माइनस कर देता हूँ। बस एक सेकंड, बस ये बता दूं फिर चल दूंगा। प्लस भाई जो सामान मैं बनाया हूँ और बिका नहीं है, वो भी तो मेरा इसी साल का प्रोडक्शन है, उसको भी तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? जो बिक गया वो सेल्स है, लेकिन जो नहीं बिका वो रिजर्व है। वो भी तो इस साल बनाया हूँ, मैं निकाल क्या रहा हूँ?
एक साल में मेरे देश के अंदर कितने के गुड्स प्लस सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं वो निकालना चाह रहा हूँ प्रोडक्ट मेथड में, ताकि इनकम निकाल सकूँ देश की। तो जो बिक गया वो सेल्स है, जो नहीं बिका उसको जोड़ना तो पड़ेगा। और इसी प्रकार से मान लो पटाखे की दुकान थी मेरी, तो पुराना माल इस साल बेच दिया मैं, तो ये क्या हो गया, वो सेल्स में जुड़ा होगा, पर क्या वो इस साल की मेरे प्रोडक्शन है? नहीं। जैसे सर्विस ये टर्सरी सेक्टर मान लो, इसमें मेरी जुड़ी हुई है, 50 रुपये का ऐसा पटाखा बेचा जो पिछले साल बनाया था, मैं सेल से इस साल की क्या निकाल रहा हूँ, कितना प्रोडक्शन किया। क्या वो 50 रुपये जो जुड़ा है वो इस साल प्रोडक्शन हुआ था? नहीं हुआ था। वो कब हुआ था? पिछले साल हुआ था। तो क्या वो मेरे इस साल की सेल्स में तो जुड़ा है, पर क्या वो इस साल की प्रोडक्शन है? नहीं। कौन सा वाला स्टॉक? ओपनिंग वाला। तो मेरे को उसको क्या करना पड़ेगा, इससे माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरी इस साल की प्रोडक्शन नहीं है। और मैं निकाल क्या रहा हूँ, इस साल की प्रोडक्शन कितनी वो निकाल रहा हूँ। तो मेरे सेल्स में कुछ ऐसा भी सेल्स जुड़ा है जो पिछले साल का सामान था, उस पिछले साल की सेल्स के सामान को मैं माइनस कर दूंगा। मतलब एक साइड तो मैं क्लोजिंग स्टॉक प्लस कर रहा हूँ जो बनाया था पर बिका नहीं, पर क्योंकि प्रोडक्शन, ये क्यों प्लस कर रहा हूँ, क्योंकि प्रोडक्शन इस साल का है पर बिका नहीं है, पर बिका नहीं, पर प्रोडक्शन तो है इसलिए ऐड हो गया। और ये बिक तो गया है पर प्रोडक्शन इस साल का नहीं है, इस साल का नहीं है, तो माइनस कर दो। अब समझ में आया क्या? आ गया। पक्की बात है, लिख भी दिया। तो इसको हम क्या करते हैं, एक ब्रैकेट में डाल दो और सीधा किसको प्लस कर दो, चेंज इन स्टॉक को प्लस कर दो, जो कैसे निकलेगा, प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक करके निकलेगा। और इसको क्या करो, यहाँ से हटा दो। किसको यहाँ से हटा दो, कहाँ गया, अरे गया कहाँ, ये रहा, इसको यहाँ से हटा दो, इसको कहीं और भेज देते हैं। तो हमने क्या प्लस करा इसमें, प्लस चेंज इन स्टॉक। अब क्यों हो रहा है प्लस चेंज इन स्टॉक, समझ में आया? उसका लॉजिक नीचे में हटा दिया मैंने, ठीक है। अब आखिरी चीज़ बेटा, ये फॉर्मूला ख़त्म हो जाएगा ना, आधे में नहीं छोड़ रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। अब एक और चीज़ होता है इसमें, मैंने बनाया पहले बेचने के लिए। देखो बेटा, अगर मैं घर के लिए बनाता, सुनना बड़े ध्यान से क्या बोल रहा हूँ, मेरा सक्का भाई है सौर्य, मैं इसको सोचा कि साले को 11वीं पहुँच गया, 12वीं पहुँच गया, घर में बैठा के बहुत मार मार के पढ़ाऊँगा, घर में बैठा करके उसको बोलता है, ले बेटा बात कर ले, ले बात कर ले, नहीं करना है क्या? अरे डिस्टर्ब करते हैं या नहीं करना, तो क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं, खुद ही बोलो जो बोल रहे। तो क्या बोल रहा था मैं सौर्य को सोचा, मेरा सग्गा भाई है, मैं बोला ए भाई तेरे बहुत मार्क पढ़ाऊँगा, लेकिन मैं ये नहीं सोचा था कोचिंग में पढ़ाऊँगा सबके सामने, क्योंकि ये मेरा बिजनेस है, वो मेरा घर है, तो घर में रूम में बढ़िया बैठ के 10 छोटान सुबह से रात तक पढ़ाऊँगा, ऐसा सोच के रखा था। फ़ोन वोन लूट लूँगा, सिर्फ पढ़ाई करवाऊँगा। अब क्या हुआ ना, अब बाद में देखा कि यार मेरे पास तो पर्सनल टाइम बच ही नहीं रहा, तो मैं क्या करा, 12 बच्चे को बैठाने की जगह थी, जानबूझ के एक सीट खाली रखा, 12 बच्चे आ जाते, सौर्य को हटा के और 12 बच्चे आ जाते, लेकिन जानबूझ के अपने भाई के लिए एक सीट खाली रखा, और जब सबको पढ़ा रहा हूँ उसमें सौर्य को भी पढ़ा रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, प्रोडक्शन फॉर द सेल्फ कंजप्शन। इसको ऐसे समझना, मेरी मिठाई की दुकान थी, 10 किलो मिठाई बनाया बेचने के लिए, लेकिन 1 किलो बाद में, पहले बनाया था बेचने के लिए, लेकिन 1 किलो मेरे ही घर से मेरा भाई आया और उठा के ले गया, लेकिन बनाया मैं कितना था, उसकी पूरी फैक्टर इनकम 10 किलो की दिया होगा, तो वो भले ही मेरे सेल्स में नहीं जुड़ा है, पर मेरी प्रोडक्शन तो है, क्योंकि इनकम तो बनी होगी, तो उसको भी मेरे को कायदे से क्या करना चाहिए, जोड़ना चाहिए। कौन सी वाली प्रोडक्शन, जो बेचने के पर्पज से ही बनाई गई थी, अगर वो सेल्फ कंजप्शन पे खर्च हो जाती बेचने वाली, तब वो किसका पार्ट बनेगी, देश के प्रोडक्शन का पार्ट बनेगी, क्योंकि वो उससे इनकम जनरेट हुई होगी। अभी समझ में आया क्या बोला? तो मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ पता है, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। ऐसे गुड्स जो सेल्फ कंज्यूम हो गए, पर उसको बेसिकली प्रोड्यूस किया गया था बेचने के लिए, पर बाद में वो नालायकी के चलते सेल्फ कंज्यूम हो गए।
उसको जोड़ दूंगा। तो बेटा ऐसा करने में क्या निकलेगा, मेरे देश के अंदर में साल भर में कितने का गुड्स और सर्विसेज डोमेस्टिक, क्योंकि अभी तक भारत के अंदर का ही जोड़ा हूँ, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में कितना प्रोड्यूस हुआ और वो भी कैसे प्राइस पे हुआ है, क्योंकि मेरे को सबकी सेलिंग प्राइस पता है। तो कैसे प्राइस पे हुआ है, मार्केट प्राइस पे, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया, जीडीपी एमपी। तो सबसे पहले कुछ भी निकालने बोला हो प्रोडक्ट मेथड में आप क्या निकालोगे, GDP इसका एक लॉजिक शॉर्टकट में समझो, ये बहुत खतरनाक लग रहा है ना, इसको इजी टर्म में समझाऊँ एक बार में, इतना सारा बोला तो आप बोलोगे भैया यही पहले बोल देते, नहीं बेटा लॉजिक कैसे डेवलप होता है। लो ट्रेडिंग अकाउंट आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में इधर क्या आता है, इसको मान लो प्राइमरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर सेल्स, इधर पे क्या ऐड करते हो, प्लस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक। यहाँ पे क्या लिखते हो, इसको माइनस कर दो, ठीक। इधर क्या लिखते हो, परचेज, मतलब ये इंटरमीडिएट कंजप्शन हो गया, क्या हो गया, इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो क्या निकलेगा आपका, ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ यहाँ पे और क्या लिख दो, बाय प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, बाय प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। ये प्लस हो गया, ये दोनों चीज़ माइनस हो गई, तो क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। मान लो ये 100 करोड़ का था, 100 करोड़ की सेल्स थी, 50 करोड़ का क्लोजिंग स्टॉक था, 10 करोड़ का मेरा भाई सामान ले गया, 160 हो गया। 160 में से ओपनिंग स्टॉक 5 करोड़ का था और इंटरमीडिएट कंजप्शन 15 करोड़ का था, तो माइनस कर दिया तो 140 क्या आ गया मेरा, ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट को मैं क्या बोलूँगा, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट, क्या बोलूँगा, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट, OUT PUT। अब बेटा इसमें ग्रॉस वैल्यू इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ है, ये ग्रॉस प्रॉफिट के बाद डेप्रिसिएशन माइनस होता है प्रॉफिट एंड लॉस से, इसलिए इसमें क्या जुड़ा हुआ, अभी डेप्रिसिएशन की कीमत जुड़ी हुई है, इसलिए कैसी वैल्यू पे निकला, ग्रॉस वैल्यू पे निकला। इसी को जीडीपी एमपी भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, और दूसरा क्योंकि मेरी ये अभी कंट्री के अंदर की पॉलिटिकल बाउंड्री से निकला है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, डोमेस्टिक। और क्योंकि ये सब मेरे को किस पे पता है, सेलिंग प्राइस पे पता है, सेल्स प्राइस पता है ना, कितने में बनाया था वो तो नहीं पता, इसलिए कैसी प्राइस पे निकल रहा है, मार्केट प्राइस, मतलब इसमें टैक्स जुड़ा हुआ है। और इसलिए ये देखो ट्रेडिंग अकाउंट से आपको क्या समझा दिया, प्रोडक्ट मेथड समझा दिया कि ये सब प्लस और माइनस क्यों हो रहा है। किससे समझाया मैं आपको, ट्रेडिंग अकाउंट से समझा रहा हूँ कि प्रोडक्ट मेथड का ये लॉजिक क्या है। तो आपको कुछ भी निकालने बोला प्रोडक्ट मेथड में, आप सबसे पहले क्या निकालोगे, कुछ भी निकालने बोला आपको प्रोडक्ट मेथड में, आप सबसे पहले क्या निकालोगे, जीडीपी एमपी का और क्या नाम है, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट, या वैल्यू ऑफ आउटपुट ही बोल सकते हो, या सिर्फ वैल्यू ऑफ आउटपुट ही बोल सकते हो, ठीक है। क्यों नाम पड़ा ग्रॉस वैल्यू, जीडीपी एमपी क्यों पड़ा, उसका लॉजिक बताया, क्योंकि इस पर डेप्रिसिएशन अभी जुड़ा हुआ है, माइनस नहीं हुआ है, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर का, इसलिए डोमेस्टिक बोलते हैं, और ये सब सेलिंग प्राइस पे पड़ता है, इसलिए इसको मार्केट प्राइस पे बोलते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, जीडीपी। और जीडीपी का मतलब ये होता है कि एक साल के अंदर में आप कितने का गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करें, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में उसी को सकल घरेलू उत्पादन बोलते हैं, कि एक साल में आपने कितने का गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किया डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में। तो जो आप निकाले हो वही तो निकाले हो, गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन एक साल का, तो वही क्या क्या ला गया, जीडीपी एमपी। तो प्रोडक्ट मेथड में कुछ भी निकालने बोला हो, सबसे पहले क्या निकालोगे, बेस। बोलो क्या बोला, क्वेश्चन में कुछ भी निकालने बोला हो प्रोडक्ट मेथड में, बोलो क्वेश्चन में कुछ भी निकालने बोला हो प्रोडक्ट मेथड में, सबसे पहले निकालेंगे उसका बेस। क्या है बेस, जैसे क्वेश्चन में नहीं बोला है निकालना ही है, क्वेश्चन में बोला है एनपीएफसी, तो भी आप एनपीएफसी नहीं निकालोगे, नेशनल इनकम को बोलते हैं एनपीएफसी। आप सबसे पहले क्या निकालोगे, जीडीपी एमपी। एक बार जीडीपी एमपी निकल गया तो प्लस माइनस करके एनपीएफसी निकाल सकते हो, जो इसके पहले सिखाया था। तो आपका आंसर इसके बाद आएगा। तो कुछ भी निकालने बोला हो आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, जीडीपी एमपी। और जीडीपी एमपी में आप क्या करते हो, वैल्यू ऐड करते हो। जैसे कि प्राइमरी सेक्टर ने सेकेंडरी सेक्टर को सामान बेचा था, कितने का बेचा था, 100 का, प्राइमरी सेक्टर ने 100 का सामान बेचा था, ये सेल्स थी। इसमें से क्या माइनस कर दो, इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो भैया इंटरमीडिएट कंजप्शन, प्राइमरी सेक्टर ने सेकेंडरी सेक्टर को कितने का सामान बेचा था, 50 का, उसको हटा दो। तो पब्लिक को कितने का बेचा, 50 का। और वैसे ही सेकेंडरी सेक्टर ने 700 का सामान बेचा, जिसमें टर्सरी सेक्टर को 350 का बेच दिया था, तो पब्लिक को कितने का बेचा, 350 का। और टर्सरी सेक्टर ने 2200 का सामान बेचा था, इसको जीरो कर दो, मतलब ये -50 यहाँ से होता, ये -50 यहाँ से होता, और ये 350 यहाँ से माइनस होता, ऐसा होता। ये 100 आता,
ये 650 आता, और ये माइनस करो कितना होता है, 1950 होता है क्या, या 1850 होता है, 1800 1902, हाँ ठीक है 1850। अब प्लस करो कितना आ रहे हैं, करो 1950 2000 2600 आ गया। यही बन गया क्या, जीडीपी एमपी। तो अलग अलग भी निकाल सकते थे, या एक साथ क्या कर सकते थे, ये तीनों की सेल्स को जोड़ लो। किसकी सेल्स को, ये तीनों की सेल्स को जोड़ लो, कितना होता है सेल्स, तीनों की जोड़ो, ये कितना होता है 3000 होता है, ये टोटल सेल्स हो गई। इन दोनों को जोड़ो कितना होता है, माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो ये फॉर्मूला बन गया, सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन इज इक्वल टू, ये क्या आ गया था, जीडीपी एमपी। यही तो लिखवाया हूँ क्या आप लोग को, बस इसमें क्या ऐड करवा दिया था आप लोग को, चेंज इन स्टॉक प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग और प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, बस यही 2 चीज़ तो लिखवाया था। अभी अच्छे समझ में आया, कॉन्क्लूड हो गया, प्रोडक्ट मेथड खत्म कहानी।